ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो जैसा नाम बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड कुछ केमिस्ट्री है। तो ये डील करता है कि केमिकल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरह से चेंज होती है केमिकल एनर्जी में। तो it's basically it deals with the interconversion between chemical energy and इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी किस तरह से चेंज हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी। ठीक है, बस सिंपल है। दो तरह की इसमें रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, पहली है आपकी इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन, या फिर हाँ इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होती है। रिएक्शन which happens because of इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग कंज्यूम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है और वो कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, इस तरह से। ठीक है, दूसरी रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रो नहीं नहीं अरे नहीं, ये इलेक्ट्रोलिटिकल है, ये मैंने गलत लिख दिया। नहीं नहीं, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोजेनेटिक नहीं है, इलेक्ट्रोलिटिक है ये। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रोजेनेटिक जो रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोजेनेटिक जो होती है इलेक्ट्रोजेनेटिक रिएक्शन में क्या होता है कि ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है विद द हेल्प ऑफ केमिकल एनर्जी। मतलब केमिकल कोई रिएक्शन होगी, उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो रिएक्शन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपकी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एग्जाम्पल है आपका ये लैड स्टोरेज सेल जो होते हैं। लैड स्टोरेज सेल में क्या होता है कि ये पीबी सॉलिड, PbO2 सॉलिड और 2H2SO4 एक्वा सॉल्यूशन होता है, और इससे आपका 2PbSO4 सॉलिड और 2H2O लिक्विड प्रोड्यूस होता है, और इससे एक वोल्टेज क्रिएट होता है दैट इज 2.0 वोल्ट। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन से आपका एक वोल्टेज डिफरेंस हो जाता है, वोल्टेज क्रिएट होता है, उससे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अब होता है आपका एक इलेक्ट्रो जेनेटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोजेनेटिक सेल होता है। इस सेल में क्या होता है, इस सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये कोई इलेक्ट्रोड होता है, ये इलेक्ट्रोड जिंक का है, और इसमें जो सॉल्यूशन पड़ा है वो CuSO4 एक्वस का होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिंक सॉलिड CuSO4 के साथ रिएक्शन करके बनाता है जिंक SO4 एक्वस और कॉपर सॉलिड। इसमें आपका डेल्टा H जो होता है वो नेगेटिव होता है। इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जिंक सॉलिड और सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो SO4 2- होता है, तो ये 2+ हो जाएगा। तो इसको हम Cu2+ एक्वस भी लिख सकते हैं, और इसको Zn2+ एक्वस भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, सेम रिएक्शन है तो डेल्टा H फिर से नेगेटिव ही रहेगा। चूंकि ये जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन हो रहा है ये एक ही साथ, मतलब विद इन एक ही कंटेनर में हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स मतलब रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसीलिए उसको बोला जाता है रेडॉक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोजेनेटिक सेल है। इसी में आता है एक डैनियल सेल करके आता है। तो पढ़ते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। इस डैनियल सेल में
ठीक है। डैनियल सेल में क्या होता है, इस तरह से दो कंटेनर होते हैं, ठीक है। ये इस तरह का एक सॉल्ट ब्रिज होता है, समझेंगे इसका क्या रोल है क्या नहीं, वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ इलेक्ट्रोड होते हैं, और इलेक्ट्रोड क्या होंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो ये जिंक सॉलिड होता है, इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, जिंक क्या करता है, जिंक आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड होगा वो नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर यहां से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में ही आपका करंट फ्लो होता है। सिंपल फिजिक्स का फॉर्मूला है ये तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ZnSO4 का, और यहाँ पे ये जो होगा ये होगा कॉपर सॉलिड, और यहाँ पे हो जाएगा ये कैथोड, ठीक है। हाँ, और और यहाँ पे ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो होगा CuSO4 का, ठीक है। तो इस वाले को हम बोलते हैं जिंक कंपार्टमेंट, और ये होता है आपका कॉपर कंपार्टमेंट। चूंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ये रिडॉक्स हो रहा है लेकिन दो अलग अलग कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि किस कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है। तो जिंक कंपार्टमेंट में क्या होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो क्या होता है कि जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है Zn2 प्लस में, और 2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या होगा, धीरे 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 डिकॉय हो जाएगा, डिके हो जाएगा, और जब सारा खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो जिंक खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, वो जिंक 2 प्लस में सारा का सारा घुल जाएगा, और इधर से सारा का सारा कॉपर जो है जो Cu2 प्लस में है वो इस पे जाके जमा हो जाएगा। तो दोनों में जैसे ही कोई भी खत्म हो जाएगा रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक है। अब कॉपर कंपार्टमेंट में क्या होता है, कॉपर कंपार्टमेंट में होता है कॉपर 2 प्लस जो है एक्वस, जो अभी 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं
वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी? ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी आपका Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, और आप इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन बैलेंस है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्वस 2 प्लस और कॉपर सॉलिड। चूंकि ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो द combination of electrolyte and salt bridge to generate electricity by chemical reaction is known as electrochemical cell। ठीक है, कभी कभी ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है इसके बहुत सारे फायदे होते हैं और कुछ कभी कभी इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि however a cell may also be formed without salt bridge। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज की कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती। अब इसमें समझते हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो इलेक्ट्रोड बेसिकली वो सब्सटेंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, तो इलेक्ट्रोड का काम सिर्फ यही है। These are the substances conducting electricity due to movement of electrons। अब जो इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन होता है तो इलेक्ट्रोड इनर्ट भी हो सकते हैं और रिएक्टिव या अटैकेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इनर्ट इलेक्ट्रोड ओनली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी but
जो रिएक्टिव या अटैकेबल होते हैं वो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और टर्म होती है एनोड और कैथोड। इसका क्या मतलब है? तो ऑक्सीडेशन अकर होता है एनोड पे और रिडक्शन होता है कैथोड पे। ये ऑलवेज वाला कंडीशन है। जहां पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम एनोड बोलते हैं, एंड रिडक्शन एट कैथोड। अब एनोड और कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, ये तो श्योर है। लेकिन कभी कभी जो ज्यादा कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को वो ये हो जाता है कि पॉजिटिव नोड को कभी कभी लोग बोल देते हैं कि ये एनोड है। वो गलत है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं एनोड और कैथोड से। कैसे, वो देखते हैं। In the galvanic cell, negative electrode is the source of electron from the cell। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। जिंक ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वहां से ऑक्सीडाइज होके इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक है, while in the electrolytic cell the negative electrode is a source of current। करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट बहता है। तो क्या ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है क्या दूसरा वाला? मतलब जहां से करंट निकलेगा वहां से इलेक्ट्रॉन आके खत्म होंगे। ठीक बात है, मतलब दोनों अपोजिट हैं। इसका मतलब है कि गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो जो नेगेटिव होता है वो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में, और ये कैथोड होता है, और ये पॉजिटिव कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में ये एनोड होता है। तो आपको समझ आ रहा होगा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में अपोजिट होते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक बात है।
तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे एक में तो क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में क्या होता है कि हाँ, एक में तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल में, और दूसरे में क्या होता है कि आपको करंट देना पड़ता है। आप मतलब वो रिएक्शन नहीं हो रही थी तो आपने उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रॉन दिए, तो उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन निकलने से रिएक्शन हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉन जब निकल रहे हैं, केमिकल रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं तब रिएक्शन हो रही है। दूसरी को रिएक्शन को आप फोर्सफुली करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप करंट देके, इलेक्ट्रॉन देके उसको करवा रहे हैं, इसीलिए वो अपोजिट हो जाता है। ये डिफरेंस होता है। तो वो गैल्वेनिक सेल में हम करंट देते हैं? हाँ, नहीं, गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक जी। सेल में करंट नहीं देते। गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रोलिटिकल सेल में करंट देते हैं। इलेक्ट्रोलिटिकल का मतलब है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आप करंट दे रहे हैं, तब वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रोलिटिक का मतलब यही है। इलेक्ट्रो मींस समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सर तो इलेक्ट्रोलाइटिक में सर सर हाँ, देखिए अभी आपको थोड़ा समझ आ जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो फिर सब समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इलेक्ट्रोलिटिकल किस तरह से काम करता है और गैल्वेनिक सेल किस तरह से काम करता है, ठीक है। जी। हाँ, तो इसमें क्या है कि ये इस तरह से दो इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है। ये एनोड होता है और ये नेगेटिव होता है, ये कैथोड होता है और ये पॉजिटिव होता है। तो ये कौन सा सेल हो जाएगा? इस सेल को हम बोलते हैं गैल्वेनिक। गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और रिवर्स इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल about electron, about positive negative electron, ठीक है। इसके बाद एक और काफी फेमस रिएक्शंस होती हैं। एक इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो होता है उसमें रिवर्सिबल, जितने भी रिचार्ज वाली बैटरी नहीं होती, जैसे मोबाइल में हुई या लैपटॉप में हुई, जिनको रिचार्ज कर सकते हैं, वो सारे के सारे रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल and irreversible electrode, in the reversible electrode, the electrode reaction in oxidation
and reduction are just reverse of each other. ठीक है, in irreversible electrode the electrode reaction differs in oxidation and reduction. All the rechargeable cell must have reversible electrode. ठीक है, अभी समझेंगे कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड होते कैसे हैं, मतलब वो डेफिनेशन से ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा है, बट अभी क्लासिफिकेशन जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड, रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड हैं क्या क्या। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है हाँ वो ये है कि जैसे ये आपका कोई सॉल्वेंट है और इसमें आपका कोई इलेक्ट्रोड पड़ा है, ये एम सॉलिड है, तो ये एम सॉलिड क्या करेगा, एम सॉलिड ऑक्सीडाइज हो जाएगा एक्वस और इससे एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ये ऑक्सीडेशन है। ठीक है, इधर आपकी एंट्रोपी बढ़ रही होती है, इसीलिए आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ऑक्सीडेशन होगा एक ही कंपाउंड का। रिडक्शन हो रहा है अगर रिएक्शन बैकवर्ड आ रही है। अब इसके बैकवर्ड आने का जो रीजन होता है वो होता है एंथैल्पी आपकी घटती है, एंथैल्पी डिक्रीज होती है, नेगेटिव नहीं डिक्रीज बोलना चाहिए। ठीक है, एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हुआ और फिर उसी कंपाउंड का रिडक्शन हो गया, तो इस तरह के इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, यहां जो बोला गया है कि इन द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड द इलेक्ट्रोड रिडक्शन, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर जस्ट रिवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, रिवर्स में है ये एक दूसरे के, तो ये मतलब है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का। तो आपको समझ आया? When any metal is immersed in its salt solution, metal atoms have tendency to get dissolved in the solution। और वो क्यों डिसॉल्व होता है? क्योंकि वहां उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। जितना ज्यादा
डाइवर्स सिस्टम होता है वहां एंट्रोपी बढ़ती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज इन एंट्रोपी, and metal ions from solution have tendency to get deposited on metal. Direction of decrease in enthalpy. ठीक है। दूसरा होता है रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ये अच्छा, ये पहला था, ये दूसरा है मेटल इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट। मेटल है और मेटल के साथ उसका इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये मेटल है और AgCl इसका एक इनसॉल्युबल मेटल सॉल्ट होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपने इलेक्ट्रोड ले लिया, ये Ag है और ये Ag सॉल्युबल है, मतलब AgCl है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl। नहीं, ये तरीका नहीं होता है इन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट को दिखाने का। इसका सही तरीका होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है, इसी इलेक्ट्रोड पे इसका इसी इलेक्ट्रोड पे ये इस तरह से इसका, ये तो है Ag और ये है आपका AgCl सॉलिड, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो KCl का एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ जो पोर है, ये जो जगह छूट गई है आपकी, जो पोर है, इसके पोर से क्लोराइड माइनस साइन अटैक करेगा और रिएक्शन होगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि AgCl सॉलिड कन्वर्ट होता है Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। तो जब ऑक्सीडेशन होता है इसका, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन, क्योंकि एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा उसी का रिडक्शन होगा, तो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये Ag प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है।
और ये Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस ये कन्वर्ट हो जाता है Ag सॉलिड में। और जब आप इसका ओवरऑल नेट रिएक्शन देखते हैं तो ये होता है AgCl प्लस ऑफ Cl माइनस एक्वस और ये बना लेता है AgCl और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो था ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग रिडक्शन? ड्यूरिंग रिडक्शन होता है कि ये Ag प्लस एक्वस इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये AgCl सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। और ये AgCl सॉलिड नेट जब रिएक्शन देखेंगे तो ये Ag सॉलिड इलेक्ट्रॉन लेके Ag सॉलिड और Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों का सॉरी ये नेट रिएक्शन रहने देते हैं। अब जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब आप लिखते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब आप लिखते हैं दोनों रिएक्शन को, तो वहां से एक नेट रिएक्शन आती है। इन दोनों रिएक्शन को आप ऐड कर देंगे तो इन दोनों रिएक्शन को जब आप ऐड करेंगे तो आपकी जो नेट रिएक्शन आएगी वो AgCl सॉलिड एक इलेक्ट्रॉन लेगा और ये Ag सॉलिड और Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, एक तो ये है। ठीक है, ये सॉल्ट जो है, हाँ, ये पहला एग्जांपल है मेटल और मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का। दूसरा एग्जांपल है आपका कैलोमल जो इलेक्ट्रोड होता है। एग्जांपल 2 है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो इसमें क्या होता है, Hg और Hg2Cl2 का आपका तो ये इस तरह से ये प्लेटिनम का आपका इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ नीचे आपका Hg लिक्विड होता है ये आपका Hg2Cl2 सॉलिड होता है और ये आपका क्लोराइड माइन एक्वस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड रिडक्शन रिएक्शन होती है आपकी, वो होती है Hg2Cl2 दो इलेक्ट्रॉन लेगा सॉलिड और ये 2Hg लिक्विड और 2Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। तीसरा जो है वो होता है आपका गैस इलेक्ट्रोड। हाँ,
तीसरा होता है आपका गैस इलेक्ट्रोड। इस गैस इलेक्ट्रोड में आपका पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तो यहां से इस तरह से H2 गैस रिलीज होती है। ये आपका प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर ये जो सॉलिड जो लिक्विड जो है वो होता है H प्लस एक्वस, और ये एसिड से आ सकता है, बेस से आ सकता है, या फिर सॉल्ट से आ सकता है। इसकी दो रिएक्शन होती है। अगर मीडियम आपका बहुत ज्यादा एसिडिक है तब तो ये 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है जब आपका मीडियम जो है वो क्या है, एसिडिक होता है। लेकिन अगर आपका मीडियम न्यूट्रल है या बेसिक है तब क्या रिएक्शन होती है, ये 2H2O लिक्विड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये 2OH माइनस एक्वस और ये H2 गैस में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब आपका न्यूट्रल हो या बेसिक मीडियम हो। ठीक है, ये तो हुआ आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी तरह से आपका दूसरा होता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में भी यही बात है। ठीक है, ये यहाँ पे बाल्ब लगा है, यहाँ से O2 गैस बाहर निकलती है। ये बबल जो हैं वो H2 गैस के हैं। ठीक है, और यहाँ जो बबल हैं वो ऑक्सीजन गैस के होते हैं। अब यहाँ पे आप OH माइनस एक्वस होता है, ये एसिड से आ सकता है, ये बेस से आ सकता है, और ये आ सकता है आपका सॉल्ट से भी। ठीक है, तो O2 गैस और 2H प्लस एक्वस और 4 इलेक्ट्रॉन मिलके बनाएंगे 2OH माइनस एक्वस। ठीक है, अगर आपका मीडियम एसिडिक है, अगर आपका जो मीडियम है वो एसिडिक है तो O2 गैस और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन ये बनाएंगे 2H2O लिक्विड,
और अगर आपका मीडियम न्यूट्रल है और बेसिक है तो ये हो जाएगा O2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड और 4 इलेक्ट्रॉन, ये बनाएगा 4OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका तीसरा इलेक्ट्रोड। अब चौथे तरह का एक इलेक्ट्रोड होता है जिसको हम बोलते हैं रेडॉक्स और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि इसमें एक ही कंपाउंड कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। कोई भी एक मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो किसी का ऑक्सीडेशन होता है और किसी का रिडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है, हाँ, इसमें होता है सेम एलिमेंट remains in different oxidation state in the same phase। अगर आपका फेज लिक्विड है तो वो लिक्विड में रहेंगे, मतलब जो भी एक्वस है तो एक्वस में रहेंगे, मतलब फेज आपका सेम रहेगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो होता है वो Fe2+ में भी होता है आयरन और Fe3+ में भी होता है। ये जो इलेक्ट्रोड है वो आपका प्लेटिनम का है। इलेक्ट्रोड रिएक्शन क्या होगा, Fe3+ एक्वस इलेक्ट्रॉन लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा Fe2+ एक्वस में, और Fe2+ रिलीज कर देगा एक इलेक्ट्रॉन, तो वो Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। तो जैसे ये Fe3+ है, ये 3 यूनिट चार्ज लेके घूम रहा है। ये Fe2+ जो है वो 2 यूनिट चार्ज लेके घूम रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट ये वही है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कुछ चार्ज का कुछ हिस्सा अपने पास रखेंगे और वो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते रहते हैं। तो इन सब को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, these are the substances conducting electricity due to movements of ion। ठीक है, आवाज आ रही है क्या आपको? श्रेया आवाज आ रही है क्या? आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, जो चार्ज लेके, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलिए
अगला पढ़ते हैं कि ये सॉल्ट ब्रेस क्या है। सॉल्ट ब्रेस के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सॉल्ट ब्रेस होता है, नॉर्मली तो हम इसको चार्ज न्यूट्रलिटी के लिए, इलेक्ट्रिक जो न्यूट्रल सॉल्यूशन न्यूट्रल बना रहे, कहीं ज़्यादा पॉजिटिव ना हो कहीं ज़्यादा नेगेटिव ना हो, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर हो जाते हैं या पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं तो उनके बीच में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और वो फिर चार्ज इलेक्ट्रॉन या फिर करंट के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। तो इसीलिए हम लोग सॉल्ट ब्रेस का यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो सॉल्ट ब्रेस है इज यू शेप्ड ग्लास ट्यूब, और उसके अंदर हैविंग हाईली concentrated solution of some strong electrolyte like KCl or KNO3 etc. in gelatinous material like अगर, ठीक है। दूसरा है salt brace is used to complete the circuit and to maintain electrical neutrality of both the solution for spontaneous current। ठीक है। It also minimizes liquid junction potential, जिसको LJP बोला जाता है। ठीक है। जो इलेक्ट्रोलाइट जो हैं आपके, the electrolyte used must have the ions of nearly equal and high ionic mobility। and should be not reactive
towards the electrode. ठीक है, जितने भी कमर्शियल सेल्स जो होते हैं उनमें कोई सॉल्ट ब्रिज नहीं होता है। Normally they have, क्योंकि उनका जो कंपार्टमेंट है वो सिर्फ सिंगल ही इलेक्ट्रोलिटिकल सॉल्यूशन होता है। नॉर्मली दे हैव सिंगल इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। दो कंपार्टमेंट क्या? तो वो दो कंपार्टमेंट क्या क्या दो कंपार्टमेंट क्यों नहीं, क्या कह रहे हैं? तो वो दो कंपार्टमेंट तो नहीं कर दो कंपार्टमेंट क्यों नहीं, क्या कह रहे हैं? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आवाज साफ नहीं आ रही है। तो वो दो कंपार्टमेंट नहीं ताकि वो सॉल्ट खत्म। नहीं नहीं, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। सर आवाज आ रही? हाँ हाँ हाँ, बोलो। तो वो दो कंपार्टमेंट क्यों नहीं यूज करते? नहीं, कभी कभी नहीं। हाँ मतलब कमर्शियल वाले में नहीं करते। जैसे आपने देखा होगा जो टॉर्च बैटरी जो होती है वो एक ही होती है, उसी तरह का, मतलब दो सेल डाल दिए बस। ठीक है, उसमें डिफरेंट कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जी सर। हाँ चलिए। एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन is known as electrode oxidation potential. Is known as electrode potential and ability to gain electron is known as electrode reduction potential, ERP बोला जाता है इसको, और इसको EOP बोला जाता है। ठीक है, जी तो ये आपका M सॉलिड है, ये MN प्लस कोई एक्वा सॉल्यूशन है। तो
ये यहाँ पे ये जो न्यूट्रल है और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस जनरेट होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना न्यूट्रल में और ये पॉजिटिव चार्ज में या पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिस तरह का भी पोटेंशियल डेवलप जो होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस, तो उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो the electrode potential is the potential difference of the electrical double layer formed at the contact of electrode and electrolyte। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह से, हाँ, इस तरह से इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बन जाती हैं। ठीक है, इसकी, हाँ बोलो। सर वो इलेक्ट्रोलाइट की डबल, ये इलेक्ट्रोलाइट है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? सर वो इलेक्ट्रोलाइट की डबल लेयर। हाँ हाँ, मतलब वो इस तरह से अरेंज होते हैं और ये जो डिफरेंस होता है इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो फॉर्म होती है इन द कांटेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। जहाँ पे भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट जहाँ मिलेंगे तो वहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, वैसे के.एल. कपूर में इसको ज़्यादा बढ़िया से समझा रखा है कि वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों जनरेट होता है, बट वो अपने सिलेबस के बाहर है, आप आगे पढ़ सकते हैं उसको, लेकिन अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, द एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो होता है, the absolute potential of any electrode can never be measured। किसी का एग्जैक्ट पोटेंशियल क्या है वो हम मेजर नहीं कर पाते, इसीलिए हमें कुछ स्टैंडर्ड चाहिए होता है। स्टैंडर्ड के लिए अगर हम स्टैंडर्ड के साथ किसी का कंपेयर करते हैं
तो हम बता सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है। लेकिन अगर आप कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं करते और फिर पता करें कि इसका क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। तो the absolute potential of any electrode can never be measured. We may compare the potential of two electrodes constituting a cell with the help of पोटेंशियोमीटर। मतलब हमें कोई स्टैंडर्ड चाहिए होता है और वो हम स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो हाइड्रोजन का ले लेते हैं। द पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको हम बोलते हैं SHE, is assumed as 0 volt at all the temperature, but pressure of H2 gas must be 1 bar and concentration of H plus is 1 molar. So this is for standard hydrogen electrode. इसको हम 0 वोल्ट देते हैं। आप जब इसके साथ किसी को कंपेयर करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, आपका एब्सोल्यूट वो आ जाता है या कंपैरेबल आपका पोटेंशियल निकल के आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है फॉर एनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड the activity of all the components in electrode reaction should be 1 at the specified temperature। ठीक है, एक्टिविटी हमेशा आपकी 1 होनी चाहिए। ठीक है, किस तरह से हम मेजर करते हैं वो समझ लेते हैं। हाँ, ये है आपका एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं,
एक कंपार्टमेंट में तो उस वाले को रखते हैं जिसका आपको चेक करना है, और दूसरे कंपार्टमेंट में आप रखिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल को। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल का तो 0 होता है, तो यहाँ पे जो एम्पियर मीटर होता है वो पता कर लेता है कि आपका क्या वोल्टेज आ रहा है या क्या करंट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो होता है 1 बार। जिसका भी आपको चेक करना है उसको आप यहाँ लगा दीजिए। ठीक है, लेट्स से ये हमने पता करना था that we have to find a reduction potential of zinc। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसको फिर अगर हम जिंक ले लेते हैं तो ये जो सॉल्यूशन होगा वो जिंक 2 प्लस एक्वस हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल या जो भी है ई नॉट ऑफ सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में जब होता है तो ये होता है ई नॉट एच प्लस और एच टू, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल है माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक। ठीक है, अब हमने ई नॉट सेल तो हमने वो एम्पियर से नाप लिया, वो आ रहा है 0.76 वोल्ट। हमें ई नॉट एच प्लस का पता है वो होता है 0 वोल्ट। तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी स्पीसीज का आपको जिंक का पता करना है, जिंक का पता कर लीजिए, मैग्नीशियम का पता करना है आप उससे पता कर लीजिए, और इस तरह से पोटेंशियल पता चल जाते हैं। तो उसके बेसिस पे हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप कर लेते हैं। वो जो सीरीज है वो हाइड्रोजन के ही रेस्पेक्ट में हमने डिराइव की थी। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल होता है ना, ईएमएफ ऑफ द सेल ये इक्वल्स टू होता है वर्क डन बाय द सेल डिवाइड बाय चार्ज। आपने जितना भी काम किया है डिवाइड बाय चार्ज वो होता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, और आपने जो भी वर्क डन किया होता है वो होता है माइनस ऑफ डेल्टा जी। ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नॉन मैकेनिकल वर्क। मतलब जो एक्सपेंशन और कंप्रेशन वाला जो होता है ना, हम किसी को दबा दे रहे हैं या किसी को एक्सपेंड कर दे रहे हैं तो वो वाला जो वर्क डन होता है वो वेस्ट होता है, वो उससे कोई कुछ खास फायदा नहीं होता। तो ये है नॉन मैकेनिकल वर्क अपॉन चार्ज। ये जो नॉन मैकेनिकल वर्क होता है या फिर
जो यूजफुल जो वर्क होता है वो माइनस ऑफ होता है डेल्टा जी ऑफ सेल अपॉन चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है क्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ई सेल। तो यहां से माइनस ऑफ डेल्टा जी सेल क्या आ जाएगा, क्यू ई। ठीक है, क्यू ई सेल। अब ये जो क्यू होता है ये होता है, हाँ माइनस, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे एन एफ ई सेल। इसमें एन क्या है, ये एन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोपोगेटिंग या इन्वॉल्व इन द सेल रिएक्शन। ठीक है, एंड जो एफ है उसको हम बोलते हैं फैराडे। ठीक है, एक फैराडे जो होता है ये इक्वल्स टू होता है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलॉम। ठीक है, 1 मोल में कितने स्पीसीज होते हैं, 6.023 इंटू 10⁻23, और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻9 कूलॉम। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू इतनी ही आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो ई सेल जो आपका आया है, ई सेल या ई नॉट सेल, ये सब इंटेंसिव वैल्यू है। इंटेंसिव वैल्यू आप समझते हैं, और ये जो डेल्टा जी सेल आया है या डेल्टा जी नॉट सेल जो होगा वो एक्सटेंसिव वैल्यू होती है। ठीक है, एक्सटेंसिव का मतलब अगर आप उसमें कुछ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वो एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन आप इसका कुछ भी करिए, इसमें कुछ भी जोड़िए कुछ भी घटाइए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए इस वैल्यू को बोला जाता है इंटेंसिव। इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे ये कोई रिएक्शन हो रही है तो इसका जो भी पोटेंशियल आया है, ई सेल जो आया है वो लेट से x वोल्ट आया है। अगर इस रिएक्शन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इस रिएक्शन को मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो E2 होगा वो x वोल्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका जीवन करूं तो ये x जूल आया है, लेट से x जूल आया है, जो भी है जूल होता है जो भी है, अगर ये x वैल्यू है, ठीक है, तो जो G2 होगा उसकी वैल्यू x/2 होगी। मतलब अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो आपके वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डेल्टा जी पे जरूर फर्क पड़ता है। इसीलिए डेल्टा जी जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, और E2 जो होता है उसको इंटेंसिव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्या, तो वो इसलिए होता है ना क्योंकि G इक्वल टू NF N के वजह से। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ ठीक है। क्या यही रीजन होता है क्या सी प्रॉपर, कुछ और भी है क्या इसके साथ?
मतलब और भी तो बहुत सारे पता नहीं। फैक्टर होंगे, हाँ, क्योंकि वो एन वो ठीक बात है आपकी, हाँ, वो तो ठीक बात है, हाँ, बट और भी बहुत सारे फैक्टर होते होंगे, ठीक है। चलिए, चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी का फिर कल करते हैं, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय सर। बाय बाय।